जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सत्ता की जो ये तय करती है कि बाजार में गेहूं के एक दाने की कीमत क्या होगी। हाँ, और जो सेना के घोड़ों पर गर्म लोहे से मोहर लगाती है, मतलब ताकि कोई उन्हें बदल ना सके। बिल्कुल, एकदम आज के किसी बारकोड सिस्टम की तरह, है ना। और जो एक विशाल काय सैन्य मशीन को चलाने के लिए किसानों की आधी फसल टैक्स के रूप में वसूल लेती है। सही बात है। पहली नजर में सुनने पर ये किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन उपन्यास का प्लॉट लग सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जी, ये दिल्ली का 700 साल पुराना वास्तविक इतिहास है। एकदम सही। और हमारे आज के इस गहन अध्ययन का आधार कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स है। ये नोट्स खिलजी वंश के उस क्रूर और आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रशासन की परतें खोलते हैं। और मैं कहूंगा कि इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास इसका समय काल है। बिल्कुल, मतलब इतिहास में साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, सदियां लग जाती हैं एक व्यवस्था को स्थापित करने में। हाँ बिल्कुल, रोम एक दिन में तो नहीं बना था। एकदम। लेकिन इन दस्तावेजों में हम जिस खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, उसने दिल्ली सल्तनत पर केवल 30 साल राज किया। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। बाप रे, महज 3 दशक। हाँ, इसके बावजूद इन 30 सालों में सत्ता, सेना और अर्थशास्त्र का जो माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हुआ ना, उसके निशान सदियों बाद तक भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन में दिखाई देते रहे। ये सच में चौंकाने वाला है। और इसीलिए आज हमारा उद्देश्य केवल तारीखें या राजाओं के नाम गिनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे एक बेहद खौफनाक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही परिवार के भीतर एक तरफ तो चरम उदारता दिखाई देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खूनी संघर्ष पनपता है जो इतिहास के सबसे क्रूर साम्राज्यों में से एक की नींव रखता है। हाँ, हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की पहली स्मार्ट आर्मी और उसके इर्द गिर्द बुने गए एक सख्त पुलिस स्टेट की। तो चलिए इस 30 साल के तूफानी प्रयोग को इसकी जड़ों से समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत से देखें, 1290 का वो समय जब लंबे समय से चला आ रहा गुलाम वंश या मामलुक राजवंश ढह रहा था। जी, गुलाम वंश का पतन एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर रहा था। उस वंश का अंतिम शासक ख्यूमर्स महज एक बच्चा था। और सत्ता की डोर असल में दरबार के शक्तिशाली गुटों के हाथ में थी। इसी उथल-पुथल के बीच 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ख्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। मतलब सत्ता हथिया ली। हाँ, जलालुद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के पास कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ। लेकिन यहाँ जो तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो है सुल्तान की उम्र। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? जलालुद्दीन उस समय लगभग 70 वर्ष का था। 70? ओहो। जी, वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गद्दी पर बैठने वाला सबसे वयोवृद्ध शासक था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और शायद यही उम्र का पड़ाव था जिसने उसकी नीतियों को इतना अलग बना दिया। क्योंकि मैं नोट्स में देख रही थी कि जलालुद्दीन एक बहुत ही उदार शासक था। हाँ, बिल्कुल। उसने हिंदुओं के प्रति नरमी बरती और यहाँ तक कि जो विद्रोही उसके खिलाफ साजिश रचते पकड़े जाते, उन्हें भी वो माफ कर देता था या बहुत हल्की सजा देकर छोड़ देता था। जो उस समय के हिसाब से बहुत अजीब था। वही तो, मतलब 13वीं सदी की उस खूनी राजनीति में जहां सत्ता की सीढ़ियां अक्सर लाशों पर बनती थीं, ये उदारता एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नजर आती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे शेरों के झुंड के सामने बैठकर कोई अहिंसा का उपदेश दे रहा हो। सही तुलना है। जलालुद्दीन की ये रणनीति शायद एक पितातुल्य सर्वमान्य छवि बनाने की कोशिश थी। मेरा मानना है कि वो सोचता था कि खून खराबे से बच के वो सामंतों और जनता की वफादारी जीत लेगा। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। मध्यकालीन सत्ता इस तरह काम नहीं करती। सत्ता किसी भी तरह का खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। जब केंद्र से खौफ गायब हो जाता है तो महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगती हैं। तो लोगों को लगा कि सुल्तान कमजोर है। एकदम सही। सामंतों और दरबारियों को यह लगने लगा था कि सुल्तान कमजोर है, और इस कमजोरी को सबसे करीब से भांप रहा था उसका अपना ही भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन के इस उदारवादी प्रयोग का अंत बहुत ही भयानक साबित हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में अपने चाचा जलालुद्दीन को मिलने के लिए बुलाया। जी, एक धोखे के तहत। हाँ, दस्तावेजों में स्पष्ट दर्ज है कि जलालुद्दीन निहत्था और बिना किसी सुरक्षा के अपने भतीजे को गले लगाने आगे बढ़ा। और उसी पल अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सैनिकों ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। बाप रे।
एक पल में गले मिलना और अगले ही पल खंजर घोंप देना, ये सिर्फ एक राजा की हत्या नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है ये इस बात का स्पष्ट ऐलान था कि अब दिल्ली के तख्त पर उदारता के लिए कोई जगह नहीं बची है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस खूनी धोखे के साथ सत्ता हथियाने वाले अलाउद्दीन का नजरिया अपने चाचा से बिल्कुल विपरीत था। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि सत्ता केवल दो ही चीजों से चलती है। कौन सी दो चीजें? लगातार विस्तार और बेइंतहा खौफ। इसीलिए 1296 से 1316 ईस्वी तक का उसका शासनकाल एक अंतहीन युद्ध अभियान जैसा लगता है। उसने अपने लिए कोई उपाधि भी तो ली थी ना? हाँ, उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि चुनी। क्या बात है! ये सिर्फ एक शाही अहंकार नहीं था, ये राज्य की आधिकारिक नीति थी। वो दुनिया जीतना चाहता था। और उत्तर भारत में उसके अभियान इसी साम्राज्यवादी भूख का हिस्सा थे। जैसे 1299 से 1305 ईस्वी के बीच उसने एक के बाद एक कई बड़े राज्यों को रौंद डाला। बिल्कुल। 1299 में गुजरात विजय हुई, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां से सल्तनत को अपार धन मिला और साथ ही मिला मलिक काफूर नाम का एक गुलाम। हाँ, जो आगे चलकर अलाउद्दीन का सबसे खूंखार सेनापति बना। जी। इसके बाद 1301 में अभेद्य माने जाने वाले रणथंभौर के किले पर कब्जा हुआ, जहां राजा हम्मीर देव को हराया गया। और फिर 1303 का चित्तौड़गढ़ अभियान। हाँ, 1303 की चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, जहां राजा रतन सिंह की पराजय हुई और महारानी पद्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। फिर 1305 में मालवा पर अधिकार करके उज्जैन तक कब्जा जमा लिया गया। उत्तर भारत के इन अभियानों को समझना बहुत जरूरी है। अलाउद्दीन केवल किले नहीं जीत रहा था, वो दिल्ली के आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में ले रहा था। लेकिन इतने युद्धों का कुछ तो आर्थिक नुकसान होता होगा। बिल्कुल। इन लगातार घेराबंदियों और युद्धों में खजाना बहुत तेजी से खाली हो रहा था। लंबी घेराबंदी सेना के संसाधनों को निचोड़ लेती है, और ठीक इसी समय अलाउद्दीन के सामने एक और भयानक संकट मुंह बाए खड़ा था। मंगोलों के आक्रमण। एकदम सही। उत्तर पश्चिम सीमांत से मंगोलों के भीषण आक्रमण हो रहे थे। और मंगोलों के ये हमले कोई सीमा विवाद या छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अस्तित्व का संकट थे। मंगोल सेनाएं कई बार दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गई थीं। हाँ, वो एक बहुत ही नाजुक समय था सल्तनत के लिए। अब यहाँ स्थिति की गंभीरता को देखिए। एक तरफ राजधानी को दुनिया की सबसे खूंखार मंगोल सेना से बचाना है, जिसके लिए एक विशाल सेना चाहिए। जी। दूसरी तरफ उत्तर भारत में विस्तार भी करना है। इस भारी खर्च की भरपाई केवल उत्तर भारत के टैक्सेस से तो हो नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। और शायद यही वो आर्थिक मजबूरी थी जिसने अलाउद्दीन की नजरें दक्षिण भारत की ओर मोड़ी। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। और दक्षिण के इस अभियान के लिए उसने खुद मोर्चा नहीं संभाला, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार मलिक काफूर को भेजा। वही जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हाँ, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। काफूर ने देवगिरी, वारंगल, होयसल और सुदूर दक्षिण में पांड्य मतलब मदुरई तक के राज्यों पर एक के बाद एक हमले किए। ये सुनकर मुझे मलिक काफूर का ये पूरा अभियान किसी आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया के निर्मम हॉस्टाइल टेकओवर जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब काफूर का काम दक्षिण के राज्यों को जीतकर वहां दिल्ली का प्रशासन लागू करना नहीं था। उसका काम सिर्फ उन कंपनियों की पूरी संपत्ति को लिक्विडेट करना था। हाँ। वो जाता, राजाओं को हराता, उनसे अपार धन, हाथी और गहने वसूलता, उन्हें सालाना कर देने के लिए मजबूर करता और वो सारा पैसा सीधा उत्तर भारत भेज देता, ताकि अलाउद्दीन की विशाल सैन्य मशीन बिना रुके काम करती रहे। हाँ, ये एक्विजिशन और लिक्विडेशन का मॉडल बिल्कुल सटीक है। अलाउद्दीन जानता था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दक्षिण के राज्यों पर सीधा शासन करना असंभव है। इसलिए उसने उन्हें अपना करदाता या कह लें ट्रिब्यूटरी बना लिया। ये विशुद्ध रूप से एक आर्थिक रणनीति थी, लेकिन धन आ जाने भर से सब कुछ हल नहीं हो जाता। सही बात है। इतनी बड़ी सेना जो एक साथ मंगोलों से भी लड़ रही हो और साम्राज्य विस्तार भी कर रही हो, उसे नियंत्रित कैसे किया जाए? पुराने सुल्तानों का तरीका था इक्तादारों या सामंतों पर निर्भर रहना। हाँ, और इक्तदार वे क्षेत्रीय सेनापति या गवर्नर होते थे जिन्हें सुल्तान जमीन देता था और बदले में वो सुल्तान को युद्ध के समय सैनिक मुहैया कराते थे। बिल्कुल। लेकिन इस सिस्टम में तो भारी खामियां थी ना। इक्तदार अक्सर अपनी ताकत बढ़ाकर सुल्तान के खिलाफ ही विद्रोह कर देते थे। यही तो अलाउद्दीन को रोकना था। इसलिए अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका और मध्यकालीन भारत की पहली स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण किया। मतलब एक परमानेंट आर्मी। जी।
ये एक ऐसी सेना थी जो सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह थी और जिसे नकद वेतन यानी कैश सैलरी दी जाती थी। नकद वेतन देना तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, लेकिन जब आप लाखों सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन दे रहे हो तो आप किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस समय सामंत और सैन्य अधिकारी भारी भ्रष्टाचार करते थे। किस तरह का भ्रष्टाचार? जैसे जब सेना का निरीक्षण होता था तो वो अच्छे और तगड़े घोड़े दिखाते थे, लेकिन असली युद्ध के समय वो घटिया और कमजोर घोड़े भेज देते थे। ओह! और उसी तरह कागजों पर सैनिक कोई और होता था जो वेतन उठाता था, लेकिन युद्ध के मैदान में उसकी जगह कोई अनुभवहीन व्यक्ति लड़ रहा होता था। मतलब 13वीं शताब्दी के घोस्ट एम्प्लॉइज। एकदम सही। और मुझे लगता है इसी धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन ने सैन्य प्रशासन में दाग और हुलिया प्रथा लागू की। हमारे स्रोत इसे बहुत विस्तार से समझाते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। दाग प्रथा के तहत हर शाही घोड़े पर गरम लोहे से एक खास मोहर या निशान दाग दिया जाता था ताकि उसे किसी घटिया घोड़े से बदला न जा सके। आज की भाषा में कहें तो ये घोड़ों पर RFID टैग या बारकोड लगाने जैसा था। बिल्कुल। और हुलिया प्रथा के तहत सेना के हर एक सैनिक का विस्तृत शारीरिक विवरण, उसका रंग, कद, चेहरे के निशान एक रजिस्टर में दर्ज किया जाने लगा। ये उस दौर का बायोमेट्रिक डेटाबेस था ताकि कोई प्रॉक्सी युद्ध में न जा सके। सोचिए जरा, बिना किसी कंप्यूटर या आधुनिक तकनीक के हजारों सैनिकों का लिखित रजिस्टर मेंटेन करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल काम रहा होगा। सच में ये तो बहुत बड़ा टास्क है। ये दिखाता है कि अलाउद्दीन अनुशासन को लेकर कितना क्रूर और प्रतिबद्ध था। लेकिन ये सिर्फ सैन्य सुधार नहीं था, ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। वो कैसे? देखिए, अगर आप एक विशाल स्थायी सेना रख रहे हैं और उन्हें नकद वेतन दे रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस वेतन में सैनिक का गुजारा हो सके। हाँ बिल्कुल। अगर बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो सैनिकों का वेतन कम पड़ जाएगा और फिर वे विद्रोह कर देंगे। एकदम सही। और सुल्तान सैनिकों का वेतन बढ़ा नहीं सकता था क्योंकि खजाना तो मंगोलों से युद्ध में खर्च हो रहा था। तो उपाय क्या था? अलाउद्दीन ने अर्थशास्त्र के सारे प्राकृतिक नियम, मांग और आपूर्ति सबको दरकिनार कर दिया और बाजार का माइक्रो मैनेजमेंट करना शुरू किया। जी। उसने तय किया कि कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं बिकेगी। यही वो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में बहुत प्रमुखता से जगह मिलती है। अलाउद्दीन ने हर छोटी बड़ी आवश्यक वस्तु की कीमतें सरकार की तरफ से फिक्स कर दी। हमारे नोट्स में इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जो इस नियंत्रण की गहराई दिखाते हैं। उसने गेहूं की कीमत तय कर दी, 7.5 जीतल प्रति मन। जीतल उस समय का तांबे का सिक्का था ना? हाँ, और एक मन का वजन लगभग 40 किलो के बराबर होता था। अच्छा। सिर्फ अनाज ही नहीं, कपड़े, नमक, घोड़े, यहाँ तक कि दासों और दासियों की कीमतें भी फिक्स कर दी गईं। और इसे सख्ती से लागू करने के लिए पूरा एक नया ढांचा खड़ा किया गया। दीवान-ए-रियासत नाम का एक वाणिज्य विभाग बनाया गया और बाजारों में शहना-ए-मंडी नाम के अधीक्षक तैनात किए गए। और ये शहना-ए-मंडी केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, वे डर का प्रतीक थे। उनके नीचे जासूसों या बरीद का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। बाप रे, हर तरफ जासूस। हाँ, ऐतिहासिक वृत्तांतों में यहां तक जिक्र मिलता है कि यदि कोई व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए तय वजन से कम तौलता हुआ पकड़ा जाता तो जितना वजन उसने कम तौला है उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। ये तो बहुत ही भयानक सजा है। बिल्कुल। और इस भयानक सजा के डर से व्यापारियों ने कीमतें बढ़ाना या बेईमानी करना ही छोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं थी। इस खर्चीली व्यवस्था को चलाने के लिए किसानों पर जो टैक्स लगाया गया वो और भी दमघोटू था। हाँ, किसानों की हालत तो सबसे खराब थी। दस्तावेज बताते हैं कि अलाउद्दीन ने कराज यानी लैंड टैक्स को बढ़ाकर उपज का सीधा 50% कर दिया। किसान जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा सीधा राज्य का होगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने 2 नए टैक्स और थोप दिए। चराई कर, जो उन किसानों के दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था जो चारागाहों का इस्तेमाल करते थे। और घरों पर भी तो टैक्स था। हाँ, घरी या घरी कर, जो लोगों के रहने वाले घरों और झोपड़ियों पर लगता था। यहाँ ये बात किसी भी आधुनिक श्रोता के लिए अविश्वसनीय हो सकती है। बिल्कुल। एक किसान जिसके पास खाने को बमुश्किल कुछ बचता हो, उससे आधी फसल ले ली जाए, उसकी गाय पर टैक्स लगा दिया जाए और उसकी झोपड़ी पर भी टैक्स।
और इस बकाया टैक्स को बेरहमी से वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नाम का एक अलग विभाग बना दिया गया। जी। तो मेरा सवाल ये है कि इतना भारी शोषण होने के बावजूद ये अर्थव्यवस्था ढह क्यों नहीं गई? लोग सड़कों पर उतरकर विद्रोह क्यों नहीं कर रहे थे? एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब उस समय की अर्थव्यवस्था की प्रकृति में ही छिपा है। इसे आज के वेलफेयर स्टेट की अर्थव्यवस्था से नहीं मापा जा सकता। अलाउद्दीन खान मॉडल पूरी तरह से एक मिलिट्री इकोनॉमी थी। उसका मकसद किसानों या व्यापारियों को अमीर बनाना या व्यापार को फलने फूलने देना नहीं था। तो फिर लक्ष्य क्या था? उसका एकमात्र लक्ष्य था सैनिकों के लिए सस्ती दरों पर राशन सुनिश्चित करना और शाही खजाने को लबालब रखना। और जहां तक विद्रोह न होने की बात है तो इसका सीधा कारण था राज्य का पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाना। मतलब खौफ? एकदम। दीवाने मुस्तखराज के अधिकारी बकायादारों को भयंकर शारीरिक यातनाएं देते थे। जमींदारों और स्थानीय मुखियों की सारी विशेषाधिकार छीन लिए गए। पूरे समाज में गुप्तचर इतने गहरे बैठे हुए थे कि लोग अपने घरों में भी सुल्तान के खिलाफ बोलने से डरते थे। तो खौफ ने विद्रोह की हर संभावना को कुचल दिया था। जी बिल्कुल। यानी पूरी की पूरी व्यवस्था सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, एक व्यक्ति का असीम खौफ और उसकी लौह इच्छा शक्ति। लेकिन इतिहास हमें बार बार ये याद दिलाता है कि खौफ पर खड़ी इमारतें तब तक ही टिकती हैं जब तक डराने वाला जिंदा हो। हाँ, और यही अलाउद्दीन के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही वो खौफ भी खत्म हो गया और ये पूरा जटिल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अलाउद्दीन ने कोई संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए थे जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उसने बस एक मशीन बनाई थी जिसका इकलौता ऑपरेटर वो खुद था। जब वो ऑपरेटर नहीं रहा तो मशीन के सारे पुर्जे काम करना बंद कर गए। और उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। नोट्स बताते हैं कि वो अलाउद्दीन का ही बेटा था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी कोई क्षमता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वह विलासी और अयोग्य था। उसने सत्ता में आते ही सारे कठोर नियम हटा दिए, बाजार नियंत्रण को खत्म कर दिया। जो बाजार सालों से एक कृत्रिम दबाव में था वो अचानक अनियंत्रित हो गया। और अपनी सनक में मुबारक ने खुद को ही इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। हद है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये किसी ऐसी कंपनी की कहानी लगती है जिसे उसके संस्थापक ने खून पसीना बहाकर, हर पाई का हिसाब रखकर और निर्मम फैसले लेकर खड़ा किया हो। हाँ, और अगली पीढ़ी ने उसे डुबा दिया। बिल्कुल। अगली पीढ़ी जिसे वो सब बना बनाया मिल गया, उसने सिस्टम की जटिलता समझे बिना सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐशो आराम में डूबकर महज 4 साल में वो पूरी कंपनी दिवालिया हो गई। और मुबारक का अंत भी उसी तरह हुआ जैसा ऐसी कमजोर कड़ियों का होता है। 1320 ईस्वी में उसके अपने ही वजीर खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी। अच्छा, अपने ही वजीर ने? हाँ। दरबार में भयानक अराजकता फैल गई, लेकिन खुसरो खान भी गद्दी पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उसी साल पंजाब के एक अनुभवी और ताकतवर सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरो खान को युद्ध में हराकर मार डाला। तो सत्ता फिर बदल गई। जी। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक का नाम धारण किया और तख्त पर बैठकर एक नए राजवंश की शुरुआत की, तुगलक वंश। और इसी के साथ केवल 30 साल में ही खिलजी वंश का सफर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1290 में जलालुद्दीन के उदारवादी प्रयोग से लेकर अलाउद्दीन के निर्मम विस्तार और बाजार नियंत्रण तक, और फिर मुबारक खिलजी के पतन तक, ये 30 साल का इतिहास किसी रोलर कोस्टर की तरह है। बिल्कुल, बहुत ही उथल पुथल भरा। लेकिन मुझे लगता है ये महज एक राजवंश के पतन की कहानी नहीं है। इन स्रोतों से जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि इन 3 दशकों में जो प्रयोग हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन को हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम सही। स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट, सैनिकों को नगद वेतन देना, मध्यस्थों को हटाकर सीधे किसानों से टैक्स वसूलना और घोड़ों को दागने जैसी भ्रष्टाचार रोधी नीतियां, ये सब अलाउद्दीन के बाद भी खत्म नहीं हुई। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि बाद के शासकों ने भी इन्हें अपनाया। जी। शेरशाह सूरी से लेकर मुगलों तक, और यहां तक कि कुछ हद तक ब्रिटिश काल में भी प्रशासन और सैन्य प्रबंधन के इन शुरुआती ब्लूप्रिंट्स का प्रभाव देखने को मिला। राज्य की ताकत का चरम केंद्रीकरण कैसे किया जाता है, इसका जो व्यावहारिक उदाहरण अलाउद्दीन ने पेश किया
उसने ये साबित कर दिया कि अगर सत्ता चाहे तो वो समाज के हर छोटे से छोटे हिस्से को नियंत्रित कर सकती है। बिल्कुल। ये सत्ता की क्रूरता और उसकी दक्षता का एक डरावना लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण केस स्टडी है। तो हमारी इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो इतिहास के उस दौर की है जहां मानव जीवन की कीमत बहुत कम थी, लेकिन एक राज्य को बनाए रखने के लिए जरूरी अर्थशास्त्र और सैन्य लॉजिस्टिक्स बहुत उच्च स्तर के थे। एकदम सही सारांश है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से उभरने वाला एक अंतिम विचार जो शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 13वीं सदी में एक शासक ने बिना किसी तकनीक के हुलिया प्रथा और कीमतों के नियंत्रण के जरिए समाज के हर हिस्से की माइक्रो निगरानी की। जी। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां सरकारों और बड़ी कंपनियों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन और हमारे हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज के समय में तकनीक और सर्वेलेंस की इस असीम ताकत का इस्तेमाल करके किसी समाज में उसी तरह का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए तो क्या वो एक भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श समाज यानी यूटोपिया का निर्माण करेगा, या फिर वो एक ऐसा खौफनाक डिस्टोपिया बन जाएगा जहां इंसानियत और आजादी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी बन जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।